आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अभी सही है? यस मैम। चलिए, कैसे हैं सब लोग? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैम आप कैसे अब हैं? ठीक है। अब ठीक है। यस बस थोड़ा बहुत वीकनेस है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। यस सब लोग ज्वाइन कर लिए? कुणाल अभी मैम। ज्वाइन किया है। चलिए। गुड आफ्टरनून मैम। रवि आज ज्वाइन किया है, क्या बात है भाई। गुड आफ्टरनून कुणाल। मैम कैसे हो रवि आप? बाकी क्लास कर रहा है? अब ठीक है। आप कैसे कुणाल? मैम मैं भी ठीक हूँ। अभी ध्यान रखने की जरूरत भी है। Yes, गुड मैम। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रवि। फाइनली ऑनलाइन क्लास में आप कैसे? बस आ गया हाँ? मैम। मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लास आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे, है ना? टॉपिक यस कवर मैम। कर लिए जो बाकी पढ़ाई हुआ था इससे पहले। प्रियम्बल तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। फंडामेंटल राइट्स अब शुरू होना था, है ना स्वाति? यस मैम। है ना? तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिर फंडामेंटल राइट्स। प्रियम्बल तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट्स तो सेंड कर चुके थे शायद, पीडीएफ। यस मैम। पीडीएफ सेंड हो चुका था, रीड आउट किए थे? मैम नोट्स आप फिर से रीसेंड कर दीजिएगा मैम। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? सेव नहीं किए थे? मैम मैंने देखा भी नहीं और पता नहीं, बहुत चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी कंडीशन होता है? आप लोगों का तो ग्रुप भी एक ही है। यस मैम। ठीक है, दोबारा सेंड कर दूंगी। एक्सप्लेनेशन के दिन आप थे कि नहीं? जब क्लास हो रही थी तब आप थे कि नहीं? मैम थे बट कुछ कुछ क्लास मेरा छोटा था। बहुत कम क्लास किए थे मैंने। खैर, लास्ट में 2-3 क्लास लगातार किया था। मुझे जहां तक याद है प्रियम्बल के क्लास में आप थे। एक क्लास में प्रियम्बल तो छोटा यस टॉपिक मैम। था, शायद एक दो क्लास में खत्म हो गया था। ठीक है, तो अभी आज तो खैर पता नहीं होगा आप लोगों को क्लास होने वाला है, तो पहले वाला सारा रिवीजन कर लीजिएगा ताकि अब आगे बढ़ने में थोड़ा इजी हो आप लोग को। ठीक है, आगे टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। रुक जाइए। ठीक है, तो ये है आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स। आप लोग अपनी बुक में देखें तो वन लाइनर सब सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और हालांकि ये भी मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और जो जो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत सुना हुआ है। ठीक है, राइट्स है, हमारा हक है। तो बेसिकली जो भी बेसिक राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो है हमारा फंडामेंटल राइट। क्या है ये फंडामेंटल राइट? इसमें क्या है, जो भी राइट इसमें दे रखा है वो राइट का अगर वायलेशन होता है तो आपके पास ये हक है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर पाए। ठीक है, किसमें दे रखा है? तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, किसमें? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसको हम लोग जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, स्पेलिंग होगा MAGNA, MAGNA, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फाइन। यस मैम। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास जो बेसिक राइट्स है,
उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो राइट्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो बेसिक राइट है, ठीक है, और होता है एक सर्कमस्टांशियल फीचर्स वाला एक राइट होता है, तो वो चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक राइट में आगे भी जो भी सरकार बनेगी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस नहीं ला सकती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो ये हमेशा वो ध्यान रखेगा कि बेसिक फीचर में उसके कोई अमेंडमेंट ना हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बेसिक फीचर में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। हाँ, सर्कमस्टांशियल फीचर में अमेंडमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या अमेंडमेंट आ सकता है, तो ऑफ कोर्स हाँ, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि बेसिक फीचर में नहीं आएगा कोई भी चेंजेस। हमारा जो सर्कमस्टांशियल फीचर जो भी होगा उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब सर्कमस्टांशियल फीचर जैसे मतलब क्या हुआ, अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, बाद में उसको चेंज कर दिया गया, अब वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट अब रहा नहीं। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन जो है वो पहले था फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोलूं तो फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली एक गाइडलाइन है स्टेट के लिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, एक गाइडलाइन है, Guideline. आप फॉलो करें, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं। ये पल्लवी कौन है? पल्लवी वेटिंग रूम में अपनी क्लास की है, ये आज तक तो क्लास की नहीं है। मैम न्यू स्टूडेंट। गायब भी हो गई। न्यू स्टूडेंट ये आपको पता है? यस मैम, अभी कुछ ही दिन से क्लास कर रही है मैम। पता नहीं, वो फिर से वेटिंग रूम से गायब हो गए। अच्छा, रोल नंबर वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें। मैम उसको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। खैर, आगे बढ़ा जाए। कहाँ थे हम लोग? ऐसे मैम बीच में बेसिक कोई आता फीचर्स है में। फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है क्या? यस मैम, मैम बता रही थी राइट टू एजुकेशन जो था। हाँ, तो राइट टू एजुकेशन पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि नहीं, ड्यूटीज में क्या होता है कि बस एक गाइडलाइन है ये स्टेट के लिए, उसके उसको फॉलो करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट के ऊपर। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर अगर मैं स्टेट बोलूं तो इसका मतलब ये स्टेट या कैपिटल नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी अथॉरिटी है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में सब लोग आ जाएगा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 में दिया हुआ है ना फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल यस 12 में स्टेट के डेफिनेशन को ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। सारा कुछ लिखते जा रहे हैं ना, स्टेट के डेफिनेशन को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। जितना भी एजेंसी है जो आपकी लॉ बनाती है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, वो सब स्टेट के अंदर आ जाएगा। चाहे आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई लॉ पास हो रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ पास कर रही हो, स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ पास कर रहा हो, लॉ पास करना मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा हो, ये सब तो इम्प्लीमेंट करवाती है ना। फिर लोकल अथॉरिटी जो आपका हो गया, लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत वगैरह, यस ठीक है, ये सब स्टेट के अंदर आ जाएगा। जितना स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये सारा स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का ही डेफिनेशन दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप एजुकेशन दे या ना दे, तो इसीलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में, कि ऑब्लिगेशन हो, कंपलसरी हो जाए इसको फॉलो करना, और अगर जो नहीं पढ़ाता है उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। एजुकेशन एक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला पार्ट है, तो इसीलिए बाद में डिसाइड किया गया, फिर अमेंड करके उसको, फिर उसमें भी है, ड्यूटीज में भी है और इसमें भी है, राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट्स में भी आ गया, ठीक है। तो ये सब चेंजेस आया है फर्दर, अभी तक एक ही बार चेंज हुआ है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। यहाँ तक अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिए हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। पल्लवी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Pallavi. First, this is your first class, right? Yes, ma'am. वीडियो ऑन है आपका? नहीं मैम। पहले मैं देखूं तो सही, फर्स्ट क्लास में मैं किसको पढ़ा रही हूँ। Yes, ma'am.
ठीक है, तो अभी मैं बता दूं पल्लवी, आपका रोल नंबर वगैरह मिल गया है? नहीं मैम, नहीं मिला है? नहीं ठीक है, कितने दिन से क्लास कर रही हैं आप? मैम, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन हुआ है। 2-3 दिन से। ठीक है, तो अब तक ज्यादा आपका छूटा नहीं है। आई थिंक चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है बस। चैप्टर 2 ही है ना ये प्रेमबल? चैप्टर 2 अभी Yes, शुरू हुआ ma'am. है, अभी तक सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो अभी भी चाहे तो आप कवर अप कर सकती हैं। ठीक है, आप अलग से क्या क्या पढ़, बुक वगैरह तो होगा आपके पास? नहीं मैम। राइट, तो बुक भी नहीं है। तो ठीक है, कुछ दिन क्लास करिए। ये चैप्टर ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है, तो अब यहाँ से हम लोग आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले कवर हो चुका है, तो हम लोग जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे। वैसे भी हम लोगों का यही स्ट्रैटेजी है, जब भी नेक्स्ट चैप्टर पे हम जंप करते हैं तो पहले प्रीवियस का हम लोग रिविजन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों देख लेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चैप्टर 2 का हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स काफी कॉमन है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है तो थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है इसका, थोड़ा ज्यादा समझना है। इन जनरल जो हम लोग सेक्स राइट समझते हैं उससे ज्यादा हम लोग को समझना है। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिए। और अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दे रखा हुआ है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया क्या, और क्या डिस्कशन हुआ है? बेसिक फीचर, यस मैम, बेसिक फीचर चेंज नहीं होता है। अमेंडमेंट अगर करेंगे तो बेसिक फीचर में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आएगा आपका सर्कमस्टांशियल फीचर्स में आएगा। ठीक है, यस मैम। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन हुआ हो अगर? कोई भी लॉ वगैरह स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पंचायत वाला लॉ सब पास होता है, ये सब स्टेट के अंदर आ जाता है। हाँ, स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दे रखा है। ठीक है, ये Yes, सारा स्टेट किसको कहते हैं तो वो सारा मैंने बताया कि जो आपका पंचायत है, लोकल अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेशन लेचर है, फिर आपका जो और क्या है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारा आ जाएगा आपका स्टेट के डेफिनेशन में। ठीक है, अब वापस से आते हैं पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ देखिए, 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। These human rights are conferred upon the citizen of India, for the constitution tells that these rights are inviolable, मतलब ये जो अगर कोई वायलेशन होता है तो वो पनिशेबल है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा करके वो अपने राइट के लिए मांग कर सकता है। ठीक है, अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स है कौन कौन? तो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आपका ऐसा नहीं कि राइट टू इक्वालिटी बस एक है, बेसिकली राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल नंबर 4 अलग अलग मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब तक हम लोग जानते हैं इक्वालिटी के बारे में 14 से लेकर के 8 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए मैम आपका राइट टू वॉइस फ्रीडम, राइट टू वॉइस फ्रीडम ब्रेक में हो रहा है। 19 से लेकर के 22। ठीक है, मैम। हाँ हाँ, मैम आप जो पहले क्या बोली हुआ? वो कुछ नहीं, मैम आप जो पहले बोली वो कुछ नहीं सुनाई दिया किसी को। मैम नेटवर्क इश्यू हो गया था। वापस आ गई, आवाज आ रही है ना? क्या नो आ रही मैम, है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो गया आ ब्रेक रही हो है रही मैम है। ब्रेक हो आवाज। रहा है। ठीक है, फिर से नेटवर्क चेंज करने दीजिए, 2 मिनट दीजिए। ओके मैम। अभी ठीक है? यस मैम।
यस मैम। ठीक है अब, ठीक है अब शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स टोटल दे रखा है। राइट टू इक्वालिटी बताया आपको, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्रीडम वाला जो है, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22। मैम वॉइस नहीं आ रही है। दिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन क्या है, किस आर्टिकल में क्या दे रखा है, आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बेसिक ह्यूमन राइट है, जो इंश्योर्ड मतलब क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, विच आर मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैम। ठीक है, वापस आ गई आवाज। ठीक है, मैम Yes, आपने जो ma'am. फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया वो मैम कुछ सुनाई नहीं दिया। ये व्हाट आर द फंडामेंटल कहाँ से राइट्स, सुनाई नहीं दिया? व्हाट आर द कहाँ फंडामेंटल से? राइट्स, ये मैम हाँ, ये ये वाला फंडामेंटल राइट्स yes। ऐसे तो ठीक है, तो ये बस कुछ नहीं लिखा है इसमें। क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा है वो सिटीजन को गारंटीड दिया हुआ है, मतलब कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट आए, ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। फाइन, ये चीज लिखा ओके हुआ है कि फंडामेंटल राइट क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, जो गारंटी करता है ये राइट टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया या टू ऑल सिटीजन। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ हक क्या है, सिटीजन तो दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ हक क्या है, वो हमारे फॉरनर्स को भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग एलियन यहाँ पे बोलते हैं। तो एक फ्रेंडली एलियन होता है, एक एनिमी एनिमी एलियन किसको कहते हैं, जिसके साथ मान लीजिए वॉर में हम आ गए हो। ठीक है, जिसके साथ हम वॉर में आ गए तो वो हो गया हमारा एनिमी एलियन, और जिसके साथ अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो हो गया हमारा फ्रेंडली एलियन। ठीक है, तो कुछ हक उन लोगों को भी दिया गया है। क्या क्या है आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन है, 1 मिनट वेटिंग में, फिलहाल वेटिंग में कैसे आ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो भी हम लोग देखते हैं ना, अगर जो प्रॉब्लम था क्या था, डिस्क्रिमिनेशन ही था ना एक तरीके से। मतलब ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर लेवल के जो लोग हैं उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलता था, नीचे लेवल के जो लोग हैं उनको फैसिलिटी नहीं मिलता था। ठीक है, जनरल लोग सुपीरियर थे, तो ये सब क्या था, गलत था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तो उसके बाद ये राइट दिया गया कि किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रिलीजन, जेंडर, इन सब बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट है ये इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट से। ठीक है, सर्टेन कंडीशन है, मतलब सर्टेन एक्सेप्शन भी है,
वो जब हम एक एक आर्टिकल देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये जो हम लोगों ने डिस्कशन के यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. फ्रीडम 19 से 22 तक, एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया हुआ है आपका 29 से 30 तक, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 32 हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए कि अगर कोई वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ये सारा जो हम आप पढ़ लेंगे पांचों राइट पढ़ने के बाद, अगर कोई वायलेशन होता है तो आपके पास ये हक हो जाता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अप्रोच कर सकें। ठीक है, ठीक है, एक राइट फिल करना होता है, रिट फिल करना होता है। रिट का स्पेलिंग होगा WRIT। ठीक है, रिट फिल करिए और डायरेक्ट आप अप्रोच करिए सुप्रीम कोर्ट। एक फंडामेंटल राइट है जिसको चेंज किया गया है, जो अभी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन किए, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका कब रिमूव हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और ये अब बन गया है क्या? लीगल राइट। ठीक है, ये आपको जानना था। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक राइट के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने देखा कि 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14 से 18 यहाँ पे बस आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि 14 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी क्या है। इक्वल राइट आपको प्रोवाइड कर रहा है, गारंटी कर रहा है, इररिस्पेक्टिव मतलब ये सब हम बिना कंसिडर किए कि कौन कौन से रिलीजन का है, कौन से जेंडर का है, कौन से कास्ट का है, कौन से रेस का है, कौन से प्लेस ऑफ बर्थ का है। ठीक है, ये सब हम फोकस नहीं करेंगे। इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी in the government and ensures against discrimination by the state in matter of employment on the basis of। अब इसका क्या मतलब है? मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी आप देखिए जैसे SC ST सबको रिजर्वेशन मिलता है, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, तो वो फिर अलग बात है। वो क्या बात है? बेसिकली अगर डाउन ट्रोडन कोई है, ये एक्सेप्शन में आ गया कि अगर कोई डाउन ट्रोडन है तो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है कि एक हेल्पिंग हैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वो हेल्पिंग हैंड के लिए वो सब अगर फैसिलिटी दी जा रही है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, कि जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 पे पहले अगर हम बात करें, इक्वालिटी पे अभी हम फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहला है 14, यहाँ पे अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है। 14 बात करती है इक्वालिटी में मोटिव की। इक्वालिटी मिलना चाहिए ये तो आप लिख दिए, लेकिन अब ये मोटिव क्या है? इक्वली बाय लॉ। ठीक है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, इक्वली बाय लॉ सबको ट्रीट किया जाएगा। लॉ के नजर में सब लोग बराबर है। अब लॉ के नजर में बराबर है ये तो आप बोल दिए। अब एक आदमी है, मान लीजिए 4,000 रुपया कमा रहा है, एक आदमी 4 लाख कमा रहा है। मान लीजिए कुछ अगर हमको पनिशमेंट अगर देना है तो अगर हम जुर्माना लगा दिए 1 लाख का, तो 4 लाख कमाने वाले के ऊपर तो भाई चलिए हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, लॉ के नजर में सब बराबर है। 4 लाख वाले को भी आप लगा दिए 1 लाख का जुर्माना, 4,000 जो कमाता है उसके ऊपर भी आप लगा दिए 1 लाख का जुर्माना। तो क्या ये सही है? नो मैम। हम लॉ के नजर में सब बराबर है। अब सब बराबर है, इस चक्कर में आप पनिशमेंट जो दिए तो वो 4 लाख कमाने वाला तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन बेचारा 4,000 कमाने वाले का क्या? ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए क्या किया गया? एक टर्म लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो वही बोल रहा है कि सब लोग बराबर है। वो ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ जो आप स्टैच्यू देखते हैं लॉ का, वो लेडी जस्टिस, न्याय की मूर्ति Yes, देखते हैं ना, यस क्या है? वो तराजू है, आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, ब्लाइंड फोल्ड है और दोनों बैलेंस है। भाई कोई भी इंसान हो, हम सबको एक ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए फिर नेक्स्ट टर्म आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आई होप ये सारा कुछ आप लिखते चले जा रहे हैं रफली अपनी नोटबुक में। यस मैम। yes, ma'am. ठीक है, रफली अभी लिखते जाइए, बाकी नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी ना। आपके बुक में उतना डिटेल में दिया हुआ है ना इसमें दिया हुआ, लेकिन बस ये आपके समझने के लिए जितना मैं बता रही हूँ।
तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि जो लोग एक जैसे हैं उसको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करेंगे। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो ज्यादा अमीर है उसको भी हम सेम पनिशमेंट दे रहे हैं, जो गरीब है उसको भी हम सेम पनिशमेंट दे रहे हैं। जो लोग एक जैसे हैं, बात को समझिएगा, एक जैसे को एक जैसा ट्रीटमेंट। इसीलिए आप देखते होंगे कि अगर कोई क्राइम बच्चा करता है, 18 साल से कम का अगर कोई करता है, तो उसको हम थोड़ा अलग से ट्रीट करते हैं, थोड़ा लिबरल पनिशमेंट देते हैं, ज्यादा टफ पनिशमेंट नहीं देते हैं, है ना। Yes, ma'am. और जो एडल्ट क्राइम अगर कोई करता है तो उसको हम लोग जो पनिशमेंट है क्रिमिनल लॉ में जो दिया गया है 1 साल का जेल या 2 साल का या 3 साल का जेल, वो हम देते हैं। तो ये क्या हुआ, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। जो एडल्ट हो गया उसको तो अब बुद्धि है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि हाँ कि ये काम गलत था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन चाइल्ड को माना गया कि भाई उसको कोई भी बहका सकता है ना, इसीलिए डिस्क्रिमिनेट किया गया ना। तो इक्वालिटी तो है, लेकिन ये सब जो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है वो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि ये हमारा इक्वली बिफोर लॉ है, लेकिन इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों को हम कंसिडर करेंगे राइट टू इक्वालिटी में। आई बात समझ में? Yes, ma'am. अब Yes, देखिए ma'am. इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे एक तो ये समझे, और एक्सेप्शन क्या है, जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं या गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये लोग आंसरेबल नहीं होते हैं जब तक वो अपने मतलब कोई भी डिसीजन अगर वो लेंगे, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, अपना कोई भी पावर या ड्यूटी अगर वो एक्सरसाइज करेगा, वो किसी को आंसर दे मतलब कोई से पूछ नहीं सकता कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे MP MLA है, देखते हैं ना कि मतलब इलेक्शन वगैरह होता है तो अपना लंबा चौड़ा भाषण देता है ना, तो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। राइट, फिर मीडिया अगर सही न्यूज दे रही है तो अगेन कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ये रूल ऑफ लॉ में उस सबको एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, इन लोग को थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। फाइन, तो ये था Yes. आपका आर्टिकल नंबर 14। अब राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 बोलता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, लिख लिए? ठीक है, Yes, ma'am. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब किसी के कास्ट के बेसिस पे कि OBC के लिए, मुस्लिम के लिए है, SC ST के लिए, हिंदू के लिए। मतलब कभी आप देखेंगे तो मान लीजिए हिंदू सरकार आ गई या मुस्लिम सरकार आ गई, आप रोड बना के ये नहीं बोल सकते कि ये मुस्लिम के लिए है, या हिंदू सरकार आ गई रोड बना के ये नहीं बोल सकते कि इस पे सिर्फ हिंदू ही चलेगा। कोई पर्टिकुलर स्कूल बना करके ये आप नहीं बोल सकते कि ये हिंदू के लिए ही ये स्कूल होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, इवन प्राइवेट लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। जिसका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए प्राइवेट रेस्टोरेंट है या प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी आप ये डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, 5 बेसिस है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 है। इस 5 चीज Religion, के ma'am? अलावा आप हाँ Caste, ma'am, एक बार और, caste, sex, and then रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। yes, ma'am. ठीक है, तो इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो जेन्युइन डिस्क्रिमिनेशन है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डाउन ट्रोडन को अगर हम अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अपलिफ्ट करना है, जैसे वुमेन को, SC ST को। ठीक है, अगर देखते होंगे आप कहीं बहुत जगह सीट वगैरह में रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, Yes, ma'am. है ना, SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है। तो ये क्या है, ये रीजनेबल इसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। तो इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। फाइन, तो वही है आर्टिकल 15 ये बोल रहा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि आप इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, लेकिन डाउन ट्रोडन को अगर आप अपलिफ्ट कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा, वो अलाउड है। ठीक है, सप्रेस ग्रुप को अगर आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, तो दैट इज अलाउड, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्लियर? बहुत लोग Yes, डिबेट ma'am. करते Yes, हैं कि ma'am. कॉन्स्टिट्यूशन Yes, में तो ma'am. दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी, फिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों SC ST को ज्यादा दिया जाता है रिजर्वेशन? बहुत लोग डिबेट करते हैं, कई बार मैंने सुना है।
ठीक है, तो Yes, ये ma'am. चीज है एक्सेप्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप अगर सप्रेस ग्रुप को कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, तो दैट इज अलाउड, दैट इज मतलब क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. मैम अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन, वो पांचों चीज मैंने जो बताया उस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको देना पड़ेगा। कोई भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कोई भी मतलब एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक Yes, है, ma'am. अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन है, अब जैसे मान लीजिए आप रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, मैरिड, ये सब तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है ना। अगर आप मैरिड पे किसी को दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन पे किसी को दे रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाया, No, ma'am. है ना। तो ये है आपका आर्टिकल 16। उसके बाद कौन बचा? 17। Yes, ma'am. 17 तो काफी मतलब बहुत ही सिंपल है। एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया गया। वो अंबेडकर जी ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। Yes, ma'am. अंबेडकर जी Remember. बहुत ज्यादा इसको फेस किए हुए अनटचेबिलिटी को। तो वो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबसे पहला चीज है कि अनटचेबिलिटी अब जो भी अगर प्रैक्टिस में लाएगा, अगर देखा गया कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, सीधा जेल, कोई सुनवाई नहीं, सीधा जेल। ठीक है, तो ये देखिए कि धीरे धीरे अनटचेबिलिटी अब टोटली खत्म हो चुका है। अगर किसी को देखा गया कि अनटचेबिलिटी अभी भी फॉलो हो रहा है तो उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी सजा ली जाएगी। ये आर्टिकल 17 में दिया गया है, एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। पता होगा, अगर अंबेडकर का वो सीरियल भी आया था, है ना, उनको पानी हम तक चलता पीने नहीं है। दिया जाता था। Yes, ma'am. अभी भी चल रहा है। Yes, ma'am. भेज रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया। हालांकि सीरियल में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पे दिखाता है, लेकिन ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं अनटचेबिलिटी सबके बारे में, किस तरीके से वो फेस किए हैं अनटचेबिलिटी को, के मतलब के शिकार किस हद तक थे कि मतलब वो नल से पानी भी पीने जाते थे, वो नल तक भी नहीं छूने के लिए दिया जाता था, है ना। एक बार सीरियल में एक और सीन था जो कि किसी बांस को काट करके पानी दिया गया था कि कहीं छूला ना जाए वो, है ना। तो ये सब गलत है, ऑब्वियसली इसको एबॉलिश करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 17 में अम्बेडकर जी ने इंक्लूड कर दिया कि अब जो फॉलो करेगा बस पनिशमेंट। तो डर से ऑब्वियसली कोई भी फॉलो नहीं करता है। अब लास्ट है आपका राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। हालांकि ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो फिर यूपीएससी वगैरह का सिलेबस हो जाएगा। आपको जितना जानना है इक्वालिटी को थोड़ा ज्यादा जानना था। ठीक है, बाकी सबको आप ऊपर ऊपर भी जानेंगे तो समझ में आ जाएगी। इक्वालिटी काफी डिबेटिंग टॉपिक हो जाता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा जानना जरूरी है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल का क्या मतलब है? जैसे पहले पता है आजादी सर के टाइम में कैसे चलता था, राव साहब मतलब जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं था पहले। या फिर कोई अपने आगे कोई टाइटल मतलब नहीं लिख सकता जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, तो ये सब चीज आर्टिकल 18 में दे रखा है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता। प्रेमबल में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया ना कि अब क्या होगा, इलेक्ट ma'am. किया जाए। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, आप कोई टाइटल अपने साथ नहीं रख सकते। इवन जो अगर आपको पद्मश्री मिला है और ये सब भी लिखने का उतना परमिशन नहीं कि पद्मश्री अमिताभ बच्चन ऐसा करके नहीं लिख सकते आप। कोई भी टाइटल अगर आप मिला है तो उसको आप इवन फॉरेनर अगर कोई टाइटल आपको दिए वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये Yes, सब ma'am. किया गया है कि आगे भी आजादी कायम रहे। कोई किसी को टाइटल दे कि किसी को बहुत बड़ा बना दिया, बाकी को डाउन ट्रोडन कर दिया, वो सब अलाउड नहीं है। इसीलिए ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल दिया गया है। अब इसमें भी क्या है कि अगर आप अपने मेहनत से कोई टाइटल कमाएं, जैसे मान लीजिए पीएचडी करने के बाद जैसे डॉक्टर लगता है तो वो आप लगा सकते हैं, या फिर और कोई मेरिट से अगर आप कोई टाइटल कमा रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन